अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे बेटा, कंटिन्यूटी का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है। 2.5 है हमारे स्टीवर्ट की बुक। स्टीवर्ट के 7th एडिशन से पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो 7th एडिशन में 2.5 सेक्शन जो है, इसके अंदर कंटिन्यूटी डिस्कस हुई है। इससे पहले हम जो है लिमिट की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं बेटा, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। उसको कंप्लीट मैंने 3 वीडियोस बनाई थी, उसके अंदर वो आप देख लीजिएगा। राइट। अब हम कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करते हैं बेटा। तो कंटिन्यूटी में जो एक कॉमन सेंस है हमारे पास, कॉमन लॉजिक के तहत कोई भी ग्राफ, अगर एक मैं पेन को उठाए बगैर अगर किसी ग्राफ को प्लॉट कर सकता हूँ, तो ग्राफ क्या कंसिडर होता है बेटा? कंटिन्यूअस ग्राफ कंसिडर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये कंटिन्यूअस है क्योंकि मैं इस इंटरवल में, इस डोमेन के अंदर, जिसका जो डोमेन मैंने इसका रखा है, उस डोमेन में क्या हुआ, ये कंटिन्यूअस हुआ। यानी इसके पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके प्लॉट करने के लिए। राइट। तो ये तो ग्राफिकली इसकी कंटिन्यूटी हो गई। तो पहले ये समझ लेते हैं ग्राफिकली कंटिन्यूअस फंक्शन किस तरह का फंक्शन होता है। तो अगर मैं आपको ये फंक्शन दूं, बेटा ये ग्राफ दिया हुआ है, अब बताएं ये ग्राफ कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस है। ठीक है। अगर मैंने आपसे ये सवाल किया है कि कंटिन्यूटी बताएं इसकी कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस मौजूद है, तो बहुत सारे पॉइंट कंटिन्यूअस हैं। तो कंटिन्यूअस पॉइंट ज़्यादा हैं, इनफाइनाइट के करीब हैं इसके। तो मैं डिसकंटिन्यूटी आपसे पूछता हूँ, उसका इनवर्स पूछता हूँ कि इसमें डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ है। तो बेटा आप क्या बताओगे? 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। क्यों बेटा 1 पे डिसकंटिन्यूअस है? क्योंकि 1 पे फंक्शन अनडिफाइन हो गया है। ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस है इस बात से। 3 पे डिसकंटिन्यूअस है। क्यों 3 पे डिसकंटिन्यूअस है? क्योंकि 3 पे तो फंक्शन डिफाइंड है ना, फंक्शन की वैल्यू आ रही है यहाँ पर, ये सी वैल्यू है। ठीक है। लेकिन 3 पे डिसकंटिन्यूटी फिर भी मौजूद है। वजह क्या है? कि दोनों ग्राफ के पीस आपस में अटैच नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे से ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। ग्राफ यहाँ सेगमेंट्स के अंदर ब्रेक हो गया है 3 से। तो 3 पे क्या आ गई बेटा? डिसकंटिन्यूटी आ गई है। और डिसकंटिन्यूटी कहाँ नजर आ रही है बेटा? 5 पे नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या आ रहे हैं? x = 1, x = 3 एंड x = 5। ये 3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है। ये कॉमन सेंस, कॉमन लॉजिक के तहत। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि अब हमने लिमिट पढ़ ली है बेटा, तो लिमिट के हिसाब से यहाँ पे आपको किस जगह पे डिसकंटिन्यूटी नजर आ रही है? लिमिट के लिहाज से लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, दो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं फंक्शंस की ना, प्रॉपर्टीज। एक फंक्शन की वैल्यू होती है बेटा, और एक फंक्शन की लिमिट होती है। तो अगर मैं इस 1 पे चेक करूं, तो यहाँ फंक्शन अनडिफाइंड है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करती है। यहाँ 1 पे फंक्शन अनडिफाइंड है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करती है। 3 पे बेटा क्या है? फंक्शन डिफाइंड है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इधर आपके पास लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, लिमिट क्या है अगर बच्चा समझना है तो आपको मेरा लिमिट वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है। इसमें आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो है सी आ रही है बेटा, और राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? कुछ और आ रही है। ठीक है। डी आ रही है। राइट हैंड लिमिट डी है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो सी आ रही है। दोनों आपस में अनइक्वल हैं। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बट फंक्शन एग्जिस्ट। बस फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड। जबकि 1 पे क्या हुआ है बेटा? यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास अनडिफाइंड है। 1 के पे एफ ऑफ एक्स अनडिफाइंड है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट लिमिट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूटी के अंदर दोनों चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, लिमिट भी और फंक्शन की वैल्यू भी। दोनों चीजें एग्जिस्ट करेंगी तो शायद कंटिन्यूअस बन जाए, लेकिन कोई एक भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो आपके पास क्या आ गई है? डिसकंटिन्यूटी आ गई है। लेकिन अब तीसरा केस देखते हैं, पांचवा केस। पांचवें केस में क्या है बेटा? लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट जो है वो ए है,
दोनों साइड से। लेफ्ट हैंड लिमिट भी ए है, राइट हैंड लिमिट भी ए है, दोनों लिमिट आपके पास एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों इक्वल भी आ रही हैं। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन यहाँ फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन भी डिफाइंड है। तो यहाँ तो लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई है, फंक्शन भी डिफाइंड है। तो अब क्या मसला आ गया? तो प्रॉब्लम क्या आ गई बेटा, कि लिमिट, दोनों लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन भी डिफाइंड है, लेकिन दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिसकंटिन्यूटी के लिए आपके पास तीन कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या होगी बेटा, एफ ऑफ एक्स डिफाइंड हो। दूसरी कंडीशन क्या हो गई बेटा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, एक्स एक्स अप्रोचिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स, ये भी डिफाइंड हो। अच्छा, मैं ए के ऊपर डिसकंटिन्यूटी की बात कर, मतलब एक्स कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू ए, किसी एक पॉइंट ए पर कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, कि लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर आ जाए। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। अच्छा, यहाँ भी एफ ऑफ ए कर दें। एफ ऑफ ए डिफाइंड हो, उस पर लिमिट भी डिफाइंड हो, और उसके बाद दोनों चीज़ आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो ये तीन कंडीशन अगर आपके पास होल्ड करेंगी, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो ये तो होगी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। तो यहाँ लिखी हुई भी है इस बुक में, आपको यहाँ नजर आ जाएगी, ये है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में आपके पास तीन कंडीशन लिखी हैं, डिफाइंड है, एग्जिस्ट करे, और आपस में इक्वल भी हो। लेकिन आपके पास अगर मैं आखिरी वाली कंडीशन लिख दूं कभी, सिर्फ एक कंडीशन लिख दूं, तो ये क्या, ये काफ़ी है कंटिन्यूटी को डिफाइन करने के लिए? तो अगर हम एक कंडीशन लिख देंगे तब भी ये काफ़ी है। क्यों? वजह क्या है, कि बेटा ये दो चीज़ें आपस में इक्वल होने का कहा है, तो इक्वल, जब दो चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं तब उसी वक्त हो सकती हैं जब आपस में दोनों डिफाइंड हो। अगर कोई एक भी अनडिफाइन हो जाए, कोई एक भी इन्फिनिटी हो गया या अनडिफाइन हो गया, तो उस वक्त में इक्वलिटी होल्ड ही नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लास्ट वाली कंडीशन में लिख दूं, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन डिफाइंड भी है और लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, तभी तो आपस में इक्वल होंगे, अदरवाइज तो इक्वल हो ही नहीं सकते ना। अदरवाइज तो इनकी इक्वलिटी डिफाइंड ही नहीं है। राइट बेटा? तो तो बेटा आपके पास लिमिट की डेफिनेशन अगर देखा जाए तो सिंपल एक लाइन में डिफाइन किया सकता है ऐसे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। किसी नंबर ए पर कंटिन्यूटी की बात हो गई है। राइट? तो ये हमें कंटिन्यूटी का हमने ऐसा डिफाइन किया, जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें ए पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात हो रही है, तो इस पर लिमिट देखो बेटा एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल है, और फंक्शन की वैल्यू भी लिमिट के बराबर आ गई है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती है इस पॉइंट पर। तो हम किसी ग्राफ की कंटिन्यूटी से चेक कर सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, लेकिन ये तो फिर एक लेंदी प्रोसेस हो गया। तो हमें चेक करने का तरीका तो खैर पता चल गया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, कुछ थ्योरम्स डेवलप करेंगे जिसकी वजह से हम जल्दी जल्दी कंटिन्यूटी चेक कर सकें। क्योंकि इतना पॉइंट बाय पॉइंट कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो बेटा किसी ग्राफ में अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो इसमें कितने पॉइंट्स होते हैं बेटा, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। अब इनफाइनाइट पॉइंट्स पे अगर मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं तो कर ही नहीं सकता, इनफाइनाइट पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक तो हो ही नहीं सकती है। मैं बहुत सारे पॉइंट पे चेक कर सकता हूँ, लेकिन सारे के सारे पॉइंट फिर भी चेक नहीं हो पाएंगे। तो इसका कोई शॉर्टकट हमें थ्योरम डेवलप करने हैं। तो पहला थ्योरम डेवलप करते हैं। आपको पता है कि पॉलिनोमियल्स की लिमिट हम कैसे निकालते थे? लिमिट ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट रिकॉल करते हैं, हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए अगर पी ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है पॉलिनोमियल फंक्शन, तो उसकी लिमिट निकालनी है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए। तो इसके लिए हमने प्रोसेस पढ़ा था कि बेटा क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर डायरेक्टली प्लग इन कर दी जाएगी वैल्यू। तो यही इसकी लिमिट होती है, चाहे लेफ्ट हैंड निकालनी हो चाहे राइट हैंड निकालनी हो, और ये प्रोसेस सबके लिए होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी होता है, राइट हैंड की लिमिट के लिए भी होता है, और डबल साइड लिमिट के लिए भी होता है। तो ये हमने पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए पढ़ा था। और अगर देखा जाए तो लिमिट की डेफिनेशन तो ये है जनरल फंक्शन के लिए। तो लिमिट की डेफिनेशन में और ये पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट निकालने के स्टेप में क्या फ़र्क है? तो देखा जाए तो ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ही यहाँ यूज़ हुई है लिमिट निकालने के लिए पॉलिनोमियल्स की।
इसका मतलब है तमाम पॉलिनॉमियल फंक्शन जो है कंटिन्यूटी की कंडीशन को फॉलो करते हैं। कंटिन्यूटी की कंडीशन तो हो गई जो कि हम इसके जरिए हम लिमिट निकालते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं, जिस डोमेन में जहाँ पे वो डिफाइंड होगा वहाँ कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि वह पी ऑफ ए की वैल्यू डिफाइंड होगी। और वैसे पहली बात तो ये कि उनका डोमेन क्या होता है, वो तो हर पॉइंट पे डिफाइन होते हैं। तो इनका डोमेन तो पूरा इन्फिनिटी बाय से इन्फिनिटी, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि हम ऑल द पॉलिनोमियल्स, ऑल द पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तमाम पॉलिनोमियल्स कंटिन्यूअस एवरीवेयर होते हैं। तो ये बात भी, एवरीवेयर का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ डोमेन भी। मतलब अगर डोमेन से बाहर भी अगर देखें तो वहां पे भी कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगी, मतलब उसका डोमेन ही एवरीवेयर है असल में। एवरीवेयर का मतलब बेसिकली ये इंटरवल होता है, और इत्तेफाक से यही इसका डोमेन है। तो दोनों के लिए बात सही है, हम तो डोमेन में कंटिन्यूटी की बात कहें या एवरीवेयर कंटिन्यूटी कहें, एक ही बात है। तमाम पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं कंटिन्यूअस एवरीवेयर या अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। चलो बेटा, ये तो बन गया आपके पास पॉलिनोमियल्स के लिए। अब आते हैं रैशनल फंक्शंस के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस की कंटिन्यूटी की बात करते हैं। अब रैशनल फंक्शन आपको पता है क्या होता है बेटा, क्यू ऑफ एक्स डिफाइन होता है पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स। मतलब दो पोलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करते हैं तो आपके पास रैशनल फंक्शन बनता है। ये तो बात तो पता है ना आपको, रैशनल फंक्शन क्या होता है। दो भी, कोई से भी दो पोलिनोमियल्स को डिवाइड कर दूं मैं, तो ये आपके पास क्या बन गया, रैशनल फंक्शन बन गया, राइट बेटा। इसके अंदर ही नहीं, क्या पोलिनोमियल तमाम टर्म मौजूद है, आप इतना भी ले सकते हो। ये सारे क्या है, रैशनल फंक्शन है। तो ये रैशनल फंक्शन हो गया। अब रैशनल फंक्शन की लिमिट कैसे निकालते थे, याद है आप लोगों को? रैशनल फंक्शन की लिमिट निकालने का प्रोसेस में पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स बराबर होता है पी ऑफ ए ओवर क्यू ऑफ ए व्हेन क्यू ऑफ ए इज डिफाइंड। जब क्यू ऑफ ए डिफाइंड होगा डिनोमिनेटर का, उस जगह पे इसकी लिमिट निकालने का फार्मूला वही है जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आ रही है। मीन्स के, ये इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं, व्हेन क्यू ऑफ ए इज डिफाइंड। अच्छा, डिनोमिनेटर डिफाइंड हो या पूरा रैशनल फंक्शन डिफाइंड हो, दोनों चीजें आपस में इक्विवेलेंट बात है, क्योंकि रैशनल फंक्शन अनडिफाइंड होता कब है, जब उसका डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाए। तो डिनोमिनेटर पे कंडीशन लगाएं कि डिफाइन होने की, या पूरे रैशनल फंक्शन पे कंडीशन लगाएं कि डिफाइन होने की, दोनों चीजें आपके आपस में इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रैशनल फंक्शन अगर डिफाइंड है किसी जगह पर, तो वहां पे वो क्या होता है बेटा, कंटिन्यूअस होता है। तो अब आइंदा आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल ये रैशनल फंक्शन है, अब ये अगर मैं रैशनल फंक्शन दूं और बोलूं कि इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालो कि कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, तो ये सिर्फ वही डिसकंटिन्यूअस हो सकता है जहां पर इसका डिनोमिनेटर क्या आ रहा हो, जीरो आ रहा हो, क्योंकि अनडिफाइन कब होगा, डिनोमिनेटर जीरो होने की सूरत में। कोई रैशनल फंक्शन डिनोमिनेटर के अलावा किसी और पॉइंट पर, डिनोमिनेटर जीरो ना हो उसके अलावा किसी और पॉइंट पर अनडिफाइन नहीं हो सकता। इसके अनडिफाइन होने के लिए कंडीशन क्या होती है बेटा, इसका डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। तो इसका डिनोमिनेटर बेटा किसी नंबर पे जीरो हो सकता है, किसी रियल नंबर पे जीरो हो सकता है। इसका डिनोमिनेटर किसी रियल नंबर पे जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर है, ये अपने डोमेन में क्या है, कंटिन्यूअस है। ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर, इसकी नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसको कहेंगे हम नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कभी जीरो बन ही नहीं सकता। कोई इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है।
अगर मैं एक और फंक्शन दूँ आपको, एक और एग्जांपल देते हैं इसकी। हाँ भाई, दूसरा फंक्शन ले लेते हैं Q2, इसको Q1 कह देते हैं, Q2 ऑफ x। और ये ले लिया आपने, x² - 1/x+1। हाँ बेटा, ये आप कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा? ये x=1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है बेटा, x+1। तो इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए हम क्या करें, डिनोमिनेटर को =0 प्लेस कर दें। तो इसका x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -1। तो ये Q2 इज डिसकंटिन्यूअस एट x=1। तो कंटिन्यूटी डिफाइन करनी है। अच्छा, डिसकंटिन्यूटी डिफाइन हुई है ना, कि 1 पर है। और आगे मैं सवाल में आपसे पूछूं कि इसकी कंटिन्यूटी डिफाइन करें कि कहाँ कहाँ ये कंटिन्यूअस है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, Q2 ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x x इज नॉट इक्वल्स टू 1। x इज नॉट इक्वल्स टू 1 पे क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया। 1 को छोड़ के बाकी तमाम जगह पे क्या है, ये कंटिन्यूअस है। लेकिन 1 पे क्या है, इसकी डिसकंटिन्यूटी डिफाइन हो गई है। तो क्वेश्चन में आपकी डिस्कन्टिन्यूटी पूछी है या कंटिन्यूटी पूछी है, दोनों के अंदर एक ही तरीका होता है। मतलब हम डिनोमिनेटर को =0 करके उसके डिस्कन्टिन्यूअस पॉइंट निकाल रहे हैं, डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 करके उसके कंटिन्यूअस वाले पॉइंट निकाल रहे हैं, राइट। तो ये रैशनल फंक्शन को कंटिन्यूअस चेक करने का तरीका सीख लिया बेटा हमने। और पॉलिनॉमियल फंक्शन के तो होते ही कंटिन्यूअस हैं हमेशा। तो अब ये फंक्शन अगर गिवन हुए, तो हम क्या करेंगे, उसको हमेशा इन थ्योरम्स की मदद से कर देंगे उसको स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट हर पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब बेटा एक फंक्शन लेते हैं। अब ये पीस वाइज फंक्शन दे दिया आपको। अब पीस वाइज, अच्छा एक थ्योरम और बन गया ऊपर वाले फंक्शन से, वो एक चीज मिस हो गई। एवरी रैशनल फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट्स वेयर इट इज डिनोमिनेटर इज 0, ठीक है ना। इसको यूं भी कह सकते हैं कि ऑल द रैशनल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। अपने डोमेन में क्या होते हैं, वो कंटिन्यूअस होते हैं। क्योंकि जहां उनका डिनोमिनेटर 0 होता है बेटा, वो पॉइंट उसके डोमेन में ही नहीं होता ना, आपको बात पता है ना। ऊपर वाला मैं फंक्शन देता हूँ x+3/x-1। इसका डोमेन क्या है बेटा, x=1, ठीक है। अब x=1 पे ये क्या होगा, पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्योंकि इसकी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट जो है x=1 है, वो डोमेन में शामिल नहीं है। इसका डिस्कन्टिन्यूअस पॉइंट कौन सा है बेटा, x=1 है, क्योंकि x=1 पे इसका डिनोमिनेटर 0 हो गया है। तो ये इसका इसके डोमेन में ही नहीं ना, तो इसकी डिस्कन्टिन्यूटी है तो सही, लेकिन वो डोमेन में नहीं आ रही है। ये तो डोमेन में क्या कहलाएगा बेटा, ये कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो इसको मजीद डिस्कस करेंगे दोबारा से हम आगे, इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को भी। एनी भाई, यहाँ पे मुझे याद आया तो मैंने अभी बता दिया, लेकिन आगे ये डिस्कस होगा। अच्छा बेटा, अब ये आपके पास इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको पॉइंट ऑफ डिस्कन्टिन्यूटी फाइंड करनी है। ये फंक्शन दिया हुआ है x², x=greater than or equals to 2 and 2x, x is less than 2। ये पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, इसकी डिस्कन्टिन्यूअस पॉइंट निकालने हैं। तो पीस वाइज फंक्शन के अंदर बेटा हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है, कि पीस वाइज फंक्शन का मतलब ये है कि ये मुख्तलिफ पीसेस से मिलके बना है। तो इसमें दो पीस है ना, एक पीस ये वाला है, x² फार्मूला है। और ये फार्मूला जो है कब अप्लाई होगा, अपने इस रेंज के अंदर, जब x जो है आपके पास इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा, x जो है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। और दूसरा फार्मूला कौन सा है बेटा, 2x है। और ये किस इंटरवल में, जब x क्या हो, <<2 हो। तो इस पूरे फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, मतलब इसके डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बताने हैं बेटा। तो पहले चेक करो कि x² जो है, ये एक पॉलिनॉमियल फंक्शन आपको पता है ना। तो ये पॉलिनॉमियल फंक्शन अपने डोमेन के अंदर आपको पता है कंटिन्यूअस होता है। तो ये x² का डोमेन जो लिखा हुआ है, x=2, ये अपने डोमेन में क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअस होगा इंडिविजुअली। और ये पॉलिनॉमियल जो है, ये अभी अपने डोमेन में क्या है, कंटिन्यूअस है। दोनों पॉलिनॉमियल्स अपने अपने डोमेन में क्या आ रहे हैं बेटा, कंटिन्यूअस आ रहे हैं, राइट। ये पॉलिनॉमियल डोमेन में कंटिन्यूअस है, ये पॉलिनॉमियल डोमेन में कंटिन्यूअस है। तो ये लिख लें, x² and 2x आर पॉलिनॉमियल्स, सो दे मस्ट बी कंटिन्यूअस इन देयर ओन डोमेन्स। ये अपने अपने डोमेन में क्या होंगे, दोनों कंटिन्यूअस होंगे। लेकिन अब आते हैं
कि वो पॉइंट जहाँ ये दोनों पॉलिनोमियल ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल इंडिविजुअली नहीं दिए गए, अलग से नहीं दिए गए हैं, बल्कि एक पीस वाइज फंक्शन में दिए गए हैं। तो ये दोनों पॉलिनोमियल आपस में ज्वाइन भी कर रहे हो किसी पॉइंट पर। तो वो पॉइंट चेक करना है कि वहाँ पे कंटिन्यूटी है या नहीं। तो दोनों पॉलिनोमियल्स किस पॉइंट पे ज्वाइन कर रहे हैं बेटा? टू पे ज्वाइन कर रहे हैं। टू से लेसर पे ये फार्मूला है, टू से ग्रेटर पे फार्मूला ये है। तो टू पॉइंट ऐसा है जहां से फार्मूला क्या हो रहा है बेटा? चेंज हो रहा है। तो टू पे हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। तो नाउ कंसीडर द पॉइंट वेयर बोथ ज्वाइन, दैट इज एट एक्स इक्वल्स टू टू। एक्स इक्वल्स टू पे चेक करना है। अब टू पे चेक करने के लिए कंटिन्यूटी हम क्या करेंगे बेटा? कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करना है कि फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है या नहीं चेक करनी है। पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। तो एफ ऑफ टू निकाल लेते हैं। एफ ऑफ टू कितना होगा बेटा? एफ ऑफ टू। अब टू पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम? टू पे ये ऊपर वाला फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि टू कहाँ पे आ रहा है? इस डोमेन में आ रहा है, इस इंटरवल के अंदर आ रहा है टू। तो इस फार्मूला कौन सा यूज होगा? एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे करेंगे टू का स्क्वायर। कितना आ गया? फोर। तो फंक्शन तो डिफाइन हो गया, पहली कंडीशन निकल गई, फंक्शन डिफाइन है। दूसरी कंडीशन में क्या करना है बेटा? लिमिट निकालनी है। तो लिमिट कौन सी निकालनी है इसके अंदर? एक्स अप्रोचिंग टू टू, एफ ऑफ एक्स। अब टू पे लिमिट निकालनी है, एक्स अप्रोचिंग टू टू। अच्छा, एफ ऑफ एक्स का फार्मूला आपको पता है, पीस वाइज फॉर्म में दिया हुआ है, ये पूरा फार्मूला यहाँ पे प्लग इन कर दें। एक्स स्क्वायर, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, एंड टू एक्स, एक्स इज लेस देन टू। हाँ बेटा। अब इस पे लिमिट अप्लाई करनी है। तो अब ये डबल साइड लिमिट है बेटा, आपको पता है ना, ये आपके पास लिमिट लगी होती है, इसका मतलब क्या होता है? ये डबल साइड लिमिट होती है। और ये डबल साइड लिमिट का मतलब ये है, इसके अंदर आप असल में इसके ये लिमिट, डबल साइड लिमिट कंप्यूट करने के लिए आपको दो लिमिट कंप्यूट करनी पड़ती हैं। एक लिमिट कंप्यूट करनी पड़ती है लेफ्ट हैंड साइड, और एक लिमिट कंप्यूट करनी पड़ती है राइट हैंड साइड। दोनों लिमिट कंप्यूट करनी पड़ेंगी इस फंक्शन की। और दोनों फिर लिमिट अगर इक्वल आ गई तो हम कहते हैं डबल साइड लिमिट आपके पास एग्जिस्ट करती है। और दोनों लिमिट अगर आपके पास अनइक्वल आई हैं तो उस वक्त डबल साइड लिमिट जो है आपके पास डज नॉट एग्जिस्ट है। तो बेटा चल पहले चेक करो कि अगर हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, क्योंकि हमें सेपरेटली निकालनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर देखो लेफ्ट हैंड जो आपके पास, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो टू का लेफ्ट नेबरहुड कौन से इंटरवल में आ रहा है? टू का लेफ्ट हैंड का मतलब ये हुआ कि टू से छोटा नंबर। ठीक है। लेफ्ट हैंड जो टू के टू नेगेटिव जो होगा नंबर, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो होगा वो आपके पास इस इंटरवल के अंदर आ रहा है, क्योंकि टू से छोटे नंबर्स है ना। लिमिट आप ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे कंप्यूट की जाती है, राइट हैंड लिमिट कैसे कंप्यूट की जाती है। अगर जिन लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है तो वो लेक्चर देख ले मेरा लिमिट का। तो टू से टू नेगेटिव जो है, मतलब टू के लेफ्ट हैंड साइड इस इंटरवल इस डोमेन के अंदर आ रहा है। और ये डोमेन में है, तो फार्मूला आप कौन सा यूज करोगे बेटा? टू एक्स का फार्मूला यूज करोगे। और राइट हैंड लिमिट के लिए फार्मूला आपकी कौन सा यूज करोगे? ये इस डोमेन में आ रहा है, टू के पॉजिटिव वैल्यूज इस डोमेन में आ रही हैं। और वो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? एक्स स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। मतलब लेफ्ट हैंड टू के जो लेफ्ट हैंड नेबरहुड है और राइट हैंड नेबरहुड, दोनों नेबरहुड अलग अलग डोमेन के अंदर आ रहे हैं, उनके फार्मूले क्या है? अलग अलग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अलग अलग कंप्यूट करना पड़ेगा, एक साथ में कंप्यूट नहीं कर सकता। तो अलग अलग ही कंप्यूट करेंगे। जब भी आपको फार्मूला चेंज हो जाए, लेफ्ट हैंड नेबरहुड का अलग फार्मूला आ रहा हो, राइट हैंड नेबरहुड का अलग फार्मूला आ रहा हो, तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग निकालनी पड़ती है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, और टू एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन टू। हाँ बेटा, अब इसके अंदर ये लिमिट कंप्यूट करनी है। तो टू नेगेटिव की लिमिट लग रही है, तो आपके पास फार्मूला कौन सा यूज होगा इसके अंदर? टू नेगेटिव पे तो ये वाला फार्मूला लगेगा ना, मतलब डोमेन ये वाला आ रहा है, तो फार्मूला ये लगेगा। तो ये लिमिट आ जाएगी आपके पास एक्स अप्रोचिंग टू टू नेगेटिव टू एक्स। और ये एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है बेटा। पॉलिनॉमियल फंक्शन में लिमिट निकालने का तरीका क्या होता है? जस्ट आपको पता है कि प्लग इन कर दी जाती है वैल्यू। तो इसमें क्या वैल्यू प्लग इन करेंगे बेटा? टू प्लग इन करेंगे। ठीक है। ये आपको पता है कि पॉलिनॉमियल फंक्शन के अंदर लिमिट निकालनी हो तो एक्स अप्रोचिंग टू ए निकालना हो एफ पी ऑफ एक्स पे, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी हो पी ऑफ एक्स पे, या फिर राइट हैंड लिमिट निकालनी हो पी ऑफ एक्स पे। इन सब के लिए एक ही रूल है, वो क्या है बेटा? पी ऑफ ए।
फंक्शन की वैल्यू निकाल ली जाती है। तो यहाँ पे टू प्लग इन कर देंगे, इसका आंसर कितना आएगा बेटा, 4। देखो टू माइनस प्लग इन नहीं करना, टू प्लग इन करना है वैल्यू, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, ये देखो टू प्लस ए प्लस पे ए माइनस पे फंक्शन पी ऑफ ए ही निकलेगा, ठीक है। ये इसकी लिमिट निकल गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा बेटा राइट हैंड लिमिट निकालो इसकी। राइट हैंड लिमिट क्या बनेगी? अच्छा इसके पहले हम फंक्शन का फार्मूला प्लेस कर देते हैं इसके अंदर। तो जब फार्मूला प्रेस करेंगे बेटा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू टू प्लस, हाँ भाई आप कौन सा फार्मूला यूज होगा टू प्लस पे, ऊपर वाला फार्मूला यूज होगा एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपके पास 4 आ गई हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि ये आपके पास डबल साइड लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, ये भी 4 हो जाएगी, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है ना, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इट मीन्स दैट डबल साइड लिमिट इज इक्वल टू 4, वो इन दोनों के बराबर आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे आपके पास तीसरी कंडीशन पे आते हैं, फंक्शन भी डिफाइंड है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई है। अब तीसरी कंडीशन चेक करनी है बेटा। तीसरी कंडीशन क्या है, कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखो ये 4 = 4, दोनों आपस में बराबर आ गए। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन 2 पे भी कंटिन्यूअस है, जो इसका ज्वाइनिंग पॉइंट है, इन दोनों फंक्शंस का मीटिंग पॉइंट, इन दोनों डोमेन्स का मीटिंग पॉइंट 2 है, उस पे भी कंटिन्यूअस है। तो हमने 2 से लेफ्ट नेबरहुड पे भी लेफ्ट इंटरवल पे चेक कर लिया था कि कंटिन्यूअस था क्योंकि पॉलिनोमियल है, राइट इंटरवल पे चेक कर लिया कंटिन्यूअस है क्योंकि पॉलिनोमियल है। एक 2 पॉइंट रह गया था, उसको भी हमने चेक कर लिया, उस पर भी क्या आया, ये कंटिन्यूअस आया। तो इसका रिजल्ट क्या आया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर है, या कंटिन्यूअस इन इंटायर डोमेन, अपने इंटायर डोमेन में ये कंटिन्यूअस है, राइट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये एग्जांपल्स देख लें। अब यहाँ पे एक आपको पहले रैशनल फंक्शन दिया हुआ है। अब रैशनल फंक्शन को चेक करना है कि कंटिन्यूटी कहाँ 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 डिसकंटिन्यूअस है, ये चेक करना है। तो बेटा कहाँ रैशनल फंक्शन तो पता है कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है, जहाँ इसका डिनोमिनेटर जीरो आ रहा हो। तो कहाँ इसका डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है बेटा, तो डिनोमिनेटर को सेट इक्वल टू जीरो कर दो, तो उससे आपके वो पॉइंट बता जाएंगे डिनोमिनेटर कहाँ जीरो आ रहा है। तो एक्स इक्वल टू टू पे डिनोमिनेटर जीरो है, इसका मतलब इसके डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आएगी बेटा, 2 पे आ जाएगी, ठीक है। तो इस डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2, राइट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2। अच्छा उसके बाद अगला फंक्शन है, ये पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है बेटा यहाँ पर। अब ये पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स 1/x² when x is not equal to 0 and 1 if x is equals to 0। इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले तो बताओ कि ये जो ऊपर वाला फार्मूला है, ऊपर ऊपर वाला फंक्शन पीस है, इसका पहला सेगमेंट है, ये कंटिन्यूअस है या नहीं अपने डोमेन में। तो बेटा ये ऊपर जो फंक्शन दिया हुआ है रैशनल फंक्शन है, ठीक है, गेटिंग इट, रैशनल फंक्शन है। और रैशनल फंक्शन आपको पता है कि कहाँ डिस्कंटिन्यूटी होती है, यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो हो रहा हो। तो इसका डिनोमिनेटर कहाँ जीरो हो रहा है, किस वैल्यू पे जीरो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो पे डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है। तो इस फंक्शन की डिस्कंटिन्यूटी कहाँ पे होगी बेटा, एक्स इक्वल टू जीरो पे होगी। लेकिन क्या एक्स इक्वल टू जीरो इसके डोमेन में है, एक्स इक्वल टू जीरो इसके डोमेन में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने डोमेन में फंक्शन, पहला वाला फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो रिजल्ट क्या आया, पहला रिजल्ट ये आया है कि 1/x² इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में क्या है, कंटिन्यूअस आ गया। अब दूसरे को चेक कर लो, 1/1, वन जो है ये डिफाइंड ही एक ही पॉइंट पे डिफाइन हुआ है, एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वन एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी इसकी। और क्योंकि जीरो के लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड दोनों ऊपर वाले फार्मूले में आ रहे हैं, ठीक है, जीरो पे हमें चेक करना पड़ेगी लिमिट निकाल के कि लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर है या नहीं, क्योंकि जीरो पे बताया हमें सिर्फ फंक्शन की वैल्यू विजिबल है, लिमिट तो मुझे कंप्यूट करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी तमाम जो जीरो के लेफ्ट और राइट नेबरहुड है ऊपर के डोमेन में आ रहे हैं, तो मुझे लिमिट कंप्यूट करना पड़ेगा। तो अब लिमिट के अंदर पहले पहले स्टेप में हमने क्या किया बेटा, एफ ऑफ जीरो निकाला, एफ ऑफ जीरो जो है आपके पास
क्या है, 1, डिफाइंड है। गुड। फिर लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो ऑफ दिस होल फंक्शन, इस पूरे फंक्शन की लिमिट निकालें जीरो पे। अच्छा, अब जीरो पे लिमिट निकालने के लिए अब आप यहाँ बताओ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें सेपरेट निकालने की जरूरत है या मैं एक साथ निकाल सकता हूँ। अब देखो तो यहाँ पर आपके पास जीरो का लेफ्ट नेबरहुड भी ऊपर के डोमेन में आ रहा है, जीरो का राइट नेबरहुड भी ऊपर, यानी जीरो माइनस और जीरो प्लस दोनों ऊपर के डोमेन में मौजूद है, इस वाले डोमेन में फार्मूला दोनों का एक ही है। जब फार्मूला एक ही है तो हमें इनको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अलग सेपरेट निकालने की जरूरत नहीं है फिर, क्योंकि दोनों का फार्मूला सेम आएगा ना। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फार्मूला यूज करूंगा 1/x² वही राइट हैंड लिमिट का फार्मूला होगा 1/x²। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट निकालने के लिए हम सिर्फ एक ही फार्मूला यूज करेंगे और डबल साइड लिमिट डायरेक्टली निकालेंगे इसके अंदर। ठीक है। और डबल साइड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो, और मैं फार्मूला कौन सा यूज करूंगा, 1/x²। और ये 1/x² पे आपके पास जब जीरो इसमें प्लेस करेंगे तो ये जीरो प्लस जाहिर सी बातें कर नहीं सकते क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, तो इसकी लिमिट निकालने का जो प्रोसीजर होता है तो वो आपको पता है कि ये आपके पास फंक्शन यहाँ पे आप प्लस इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा है, क्योंकि जीरो प्लस रखूँ डिनोमिनेटर में या जीरो माइनस रखूँ, दोनों सूत्रों में डिनोमिनेटर आपके पास जीरो प्लस रखे हैं, जीरो डिनोमिनेटर जीरो प्लस ही बनने वाला है, पॉजिटिव ही बनेगा। और जीरो 1/0 प्लस किसके बराबर होता है बेटा, प्लस इन्फिनिटी के। 1/0 माइनस जो होता है कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे आपके पास ये 1/0 प्लस यानी प्लस इन्फिनिटी ही बनेगा, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें या राइट हैंड लिमिट, दोनों ही प्लस इन्फिनिटी आएंगी। राइट। और ये क्या हो गया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसे कहेंगे हम डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन फंक्शन डिफाइंड था तो हम कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, जीरो पे, जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं है फंक्शन। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। फंक्शन जो है आपके पास डिसकंटिन्यूअस हो गया। राइट। इसी तरह से अब ये दूसरा फंक्शन दिया हुआ है आपको, ये चेक करना है बेटा। इसमें फंक्शन आपका दो पीसेस हैं, इसमें एक दूसरे में एक में रैशनल फंक्शन ये दिया हुआ है आपका, दूसरे में वन है। अब इधर भी वही बात है कि इधर आपके पास ये रैशनल फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस है या नहीं अपने डोमेन में। तो देखो ये x इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये इसकी डिस्कन्टिन्यूटी वैसे भी आपको नजर आ रही है, डिनोमिनेटर जब जीरो हो तभी डिस्कन्टिन्यूअस होगा। इसका डिनोमिनेटर कहाँ पे जीरो हो रहा है बेटा, x इक्वल टू 2 पे जीरो बन रहा है इसका डिनोमिनेटर। तो इसकी डिस्कन्टिन्यूअस सिर्फ एक जगह नजर आ रही है, x इक्वल टू 2 पर। तो यहाँ पे क्योंकि डोमेन में x2 ऐसे भी नहीं मौजूद नहीं है तो ये अपने डोमेन में क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो ऊपर वाला पीस अपने डोमेन में क्या है बेटा, कंटिन्यूअस। अच्छा, दूसरे वाले पीस पे आते हैं, लेकिन ये पीस कंप्लीट है ही नहीं तो सिंगल पॉइंट है। तो सिंगल पॉइंट पे तो आपको लिमिट और कंटिन्यूटी का मैनुअली चेक करना पड़ता है ना। तो सिंगल पॉइंट पे कंटिन्यूटी मैनुअली चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ना फंक्शन की वैल्यू निकालें, f(1) निकालते हैं। f(1) कितना होगा बेटा, f(1), सॉरी f(2), 2 पे चेक करनी है ना बेटा कंटिन्यूटी। तो f(2) निकालेंगे, f(2) पे कितना आएगा बेटा, 1। तो फंक्शन तो डिफाइन है। अब चेक कर लेते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती। अब लिमिट के चेक करने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर हम इस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। हाँ, अब लिमिट निकाल लेते हैं, मैं यहीं पर लिमिट इसको कंप्यूट करवा लेता हूँ। हाँ बेटा, इस पे लिमिट लगाएंगे हम, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 2। अच्छा, ये आपके पास, अब फार्मूला में कौन सा लिखूं, एक्स इक्वल टू 2 के लिमिट निकाल रहे हैं तो 2 पे तो लिमिट निकाल, जब निकाल रहे होते हैं तो एग्जैक्टली 2 पे नहीं निकालते बल्कि उसके लेफ्ट हैंड नेबर और राइट हैंड नेबर पे निकालते हैं। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड नेबर और राइट हैंड नेबर कहाँ पे आ रहे हैं बेटा, दोनों ऊपर के फार्मूले में आ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं या तो पहले ऊपर वाला फार्मूला लिखूं, लिख देता हूँ चले, अगर जो बच्चे कंफ्यूज हो उसके लिए मैं लिख देता हूँ। लेकिन ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली ऊपर वाला फार्मूला ही अप्लाई करते हैं क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड नेबर और राइट हैंड नेबर दोनों ही ऊपर के फार्मूले पे आ रहे हैं। अच्छा बेटा, अब इसके बाद अगला स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 2। अच्छा, अब मैं इसके अंदर लिमिट लगा रहा हूँ तो लिमिट के लिए नॉट इक्वल टू 2 का डोमेन हम यूज़ करना पड़ेगा, तो ऊपर वाला डोमेन यूज़ होगा। तो ये आप क्या क्या बचेगा, एक रैशनल फंक्शन। और इस रैशनल फंक्शन की लिमिट कैसे निकाली जाती है 2 पे बेटा, वो तो आपको पता है कि 2 सब्स्टिट्यूट करके देखो, पहले तो 0.0 बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे।
बेटा आपका कंटिन्यूटी आप बेटा उसी पर पढ़ सकते हो जब आपको जो है कंप्लीटली उसका पता हो कि इसके अंदर लिमिट हम कैसे कंप्यूट करते हैं। तो लिमिट का मैं यहाँ पे रिवाइज नहीं कर सकूंगा। हमने फैक्टराइज कर लिया ऐसे बेटा, ये फैक्टर फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, और फिर ये पॉलिनॉमियल फंक्शन बचा है, इस पॉलिनॉमियल पे लिमिट अप्लाई कर दो तो ये आएगा 2+1, कितनी कितनी आ गई, 3 आ गई। तो लिमिट 3 आ गई बेटा इसकी। और फंक्शन कितना था, फंक्शन की वैल्यू 1 थी। तो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपस में अनइक्वल आ गई हैं, तो क्या है 2 पे ये डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन। तो ये हम डिसकंटिन्यू डिफाइन कर दिए। अच्छा अगला फंक्शन कौन सा है बेटा, ये ब्रैकेट फंक्शन। ब्रैकेट फंक्शन क्या होता है, अब वो देख लेते हैं। ये ब्रैकेट फंक्शन कहलाता है, इसको हम ब्रैकेट फंक्शन भी कहते हैं, इसको फ्लोर फंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है। और एक और नाम है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये 3 नाम है जिसमें ये मशहूर है। ब्रैकेट फंक्शन भी कहते हैं, फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहते हैं। अब ये होता है क्या है वो देख लेते हैं। तो ब्रैकेट फंक्शन के लिए हम ब्रैकेट में एक्स लिख दें। इन्होंने यार डबल ब्रैकेट बनाई बेटा, डबल ब्रैकेट बनाना जरूरी नहीं है, मतलब इन्होंने डबल ब्रैकेट बनाई है लेकिन मैनुअली जब बनाते हैं हम तो सिंगल ब्रैकेट बना दो काफ़ी है। ठीक है। आप इसको इस तरह भी शो कर सकते हो खाली सिंगल ब्रैकेट्स में। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ 2.1 बराबर होता है बेटा 2 के। ब्रैकेट ऑफ 2.9 कितना होता है बेटा, ये भी 2 ही होता है। अच्छा लेकिन अगर मैं ब्रैकेट निकाल रहा हूँ, लेट सपोज 1.9, क्या आंसर आएगा बेटा, 1। और अगर ब्रैकेट निकालते हैं माइनस का 1.1, क्या ब्रैकेट आएगा बेटा इसका, इसका ब्रैकेट आएगा -2। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 2.1 2.9 यह तो सही लग रहा था, यहाँ पे क्या चेंज हो गया बेटा, इसके अंदर लॉजिक क्या है। इसकी लॉजिक ये है कि अगर मैं एक स्केल यहाँ अज्यूम करता हूँ, वर्टिकल स्केल, ठीक है, वर्टिकल स्केल, इसमें मैं मार्किंग कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया 0 आ गया बेटा, ये आ गया 1 2 3 4, और ये -1 -2 -3। तो बेटा लॉजिक क्या है बेटा, 2.1 किस स्लैब के अंदर आ रहा है, इस स्लैब में आ रहा है 2.1, यहाँ कहीं आएगा। तो 2.1 जिस स्लैब के अंदर आ रहा है, जिस इंटीजर स्लैब के अंदर आ रहा है, उसका जो फ्लोर है वो आंसर होगा। मतलब इसका फ्लोर कौन सा है बेटा, इससे नीचे वाला इंटीजर कौन सा है, नियरेस्ट 2। अच्छा 2.9 किस स्लैब में आ रहा है, 2.9 भी इसी स्लैब में आ रहा है, तो इससे छोटा इंटीजर कौन सा है बेटा, नियरेस्ट 2। 1.9 कौन से स्लैब में आ रहा है बेटा, 1.9 इस स्लैब के अंदर आ रहा है। ठीक है। 1.9 इस स्लैब में है, तो इस स्लैब में होने के साथ इसका जो इससे छोटा इंटीजर, नियरेस्ट स्मॉलर इंटीजर कौन सा है, 1। ये इसका आंसर आ गया। और -1.1, -1.1 कहाँ पे आपके पास आ रहा है, -1.1 ये आ रहा है, -1 से छोटा नंबर है, इसका फ्लोर कौन सा है बेटा, -2। फ्लोर का मतलब है इसके जो नियरेस्ट इंटीजर होगा, छोटा स्मॉलेस्ट स्मॉलर इंटीजर, वो कितना है, -2। तो इसकी लॉजिक ये होती है बेटा कि इसमें ट्रंकेशन नहीं हो रहा, राउंड ऑफ है। ठीक है। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ, सिंगल वर्ड में सिंगल सेंटेंस में डिफाइन करूँ, तो क्या होगा ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू एक्स, या लेस देन एक्स कहना है। ठीक है। अच्छा इसमें एक बात ये भी होती है कि अगर ब्रैकेट ऑफ 3 निकालेंगे तो 3 बनता है, 3 का ब्रैकेट जो होगा वो 3 होगा, 4 का ब्रैकेट 4 होगा, और -2 का ब्रैकेट -2 होगा। अगर इंटीजर है तो वो खुद अपना आंसर होगा, अदरवाइज जो है ऐसा छोटा इंटीजर ले लेंगे। तो इसका जनरल फार्मूला क्या बन सकता है बेटा, इसमें जनरल फार्मूला बन सकता है ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स बराबर होगा -2 के, जब एक्स लाई करे -2 और
वन के दरमियान, -1 के दरमियान। ठीक है। -1 होगा जब एक्स लाई करे -1 और 0 के दरमियान। 0 होगा जब एक्स लाई करेगा 0 और 1 के दरमियान। ठीक है। 1 एंड सो ऑन। तो ये बन जाएगा इसका। तो ये तो बड़ा अजीब सा तरीका हो गया, तो इनफाइनाइट इसके अंदर फार्मूले आ गए हैं। तो इसको शॉर्ट अगर सिंप्लीफाई करके मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बन जाएंगे, लिख जाएंगे कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मोड ऑफ एक्स की वैल्यू, सॉरी ब्रैकेट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ब्रैकेट ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा एक है, इस तरह के एक्स क्या लाई कर रहा हो, ए और बी के दरमियान लाई कर रहा हो, या ए और A+1 के दरमियान, सॉरी, ए और A+1 के दरमियान लाई कर रहा हो। जबकि ए क्या है आपके पास इसके अंदर, इंटीजर, दो इंटीजर्स, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के दरमियान लाई कर रहा है अगर एक्स, तो इसमें छोटा वाला इंटीजर हम पुट कर इसकी वैल्यू ले लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स। क्लियर बेटा। तो ये ब्रैकेट फंक्शन में डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब सवाल क्या था, सवाल तो ये था कि ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स कंटिन्यूअस कहाँ कहाँ होता है। तो ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ क्या बनता है वो भी देख लेते हैं। ब्रैकेट फंक्शन का ग्राफ मैं यहाँ पे लौट कर आया था आप लोगों को। ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है, जाहिर सी बात है ये जीरो से, जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो होगी, 0.1 पे भी जीरो, सब पे जीरो चलेगी, लेकिन जैसे ही इसकी वैल्यू आपके पास 1 होगी तो 1 पे इसकी हाइट जो होगी 1 होगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर 1 से लेकर 2 से पहले पहले तक इसकी हाइट जो है 1 ही रहेगी, और जैसे ही फंक्शन की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये आगे आपका स्विच कर जाएगा, और ये आपके पास ग्राफ इस तरह से चलेगा। ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनता है। ऐसे कंप्लीट ग्राफ देखना है तो कंप्लीट ग्राफ यहाँ दिया हुआ है, ये कंप्लीट ग्राफ है इसका। तो बताओ इसमें डिस्कन्टिन्यूटी कहाँ कहाँ आ रही है बेटा, 1 पे डिस्कन्टिन्यूटी है, 0 पे डिस्कन्टिन्यूटी है, तमाम इंटीजर्स पे डिस्कन्टिन्यूटी आ रही है इसकी, क्योंकि इंटीजर नंबर्स पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है। तो ये सब जगह पे डिस्कन्टिन्यूअस है। चले भाई, अब यहाँ पे आपके पास वो फिगर्स दी हुई हैं, कुछ डायग्राम्स, और ये ग्राफ देख के बताना है डिस्कन्टिन्यूटी कहाँ कहाँ हो रही है। तो बेटा यहाँ पे 2 पे इसकी डिस्कन्टिन्यूटी है, लेकिन डिस्कन्टिन्यूटी की टाइप क्या आ रही है, ये अब डिस्कन्टिन्यूटी आपके पास 3 4 किस्म की होती हैं। तो यहाँ पे किस किस्म ये डिस्कन्टिन्यूटी कहला रही है, यहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना बेटा, यहाँ क्या आपके पास लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। जब कभी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन फंक्शन अनडिफाइन हो जाए या कुछ भी हो जाए, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है ना, तो ये डिस्कन्टिन्यूटी कौन सी कहलाती है, रिमूवेबल डिस्कन्टिन्यूटी कहलाती है। दिस इज कॉल्ड रिमूवेबल डिस्कन्टिन्यूटी। ठीक है। अच्छा, रिमूवेबल डिस्कन्टिन्यूटी है। अच्छा, ये फंक्शन जो है अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसका डोमेन जो है कंटिन्यूअस। डिस्कन्टिन्यूटी कहाँ पे आ रही है, 2 पे आ रही है, 2 आउट ऑफ डोमेन है। 2 इसके डोमेन में है क्या, 2 इसके डोमेन में नहीं है, क्योंकि फंक्शन अनडिफाइन हुआ है। जहाँ फंक्शन अनडिफाइन होता है बेटा वो उसके डोमेन में नहीं होता वो पॉइंट, ये बात हमको पता है पहले से। तो ये हमको इसको इस फंक्शन को कंटिन्यूअस इन इस डोमेन कह सकते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर नहीं है। इसकी डिस्कन्टिन्यूटी कहाँ पे बेटा, 2 पे है। तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन अपने डोमेन में क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसका डोमेन में 2 शामिल ही नहीं है ना। लेकिन अगर मैं 2 पे डिस्कन्टिन्यूटी बोलूंगा तो 2 पे तो डिस्कन्टिन्यूटी होल्ड कर रही है, लेकिन 2 इसके डोमेन में नहीं था। तो डिस नॉट कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अच्छा, ये फंक्शन दिया हुआ है, दूसरा फंक्शन है, ये 0 पे डिफाइंड हुआ हुआ है बेटा, 1। अच्छा, 0 से पहले भी कंटिन्यूअस है, 0 के बाद भी कंटिन्यूअस है, 0 पे कंटिन्यूटी की बात करनी है। तो 0 पे जो है ना, ये डिसकंटिन्यूअस तो है, लेकिन किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी आ रही है बेटा, इसको इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इन्फिनिटी आ रहे हैं। तो कोई एक लिमिट भी अगर इन्फिनिटी हो जाए, चाहे लेफ्ट हो या राइट, कोई एक भी प्लस या माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो उसको कहते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। और बेटा ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है या नहीं, ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि ये 1 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड है, 0 इसके डोमेन में शामिल है, लेकिन वहाँ पे क्या है, डिसकंटिन्यूटी आ रही है, जबकि यहाँ पे 2 इसके डोमेन में नहीं था, इसलिए इसको कंटिन्यूअस कहा था हमने।
अच्छा, ये केस आप इसके अंदर आपके पास फंक्शन जो इस ग्राफ में फंक्शन टू पे डिफाइन हुआ हुआ है, तो डिसकंटिन्यूटी तो होल्ड कर रही है, लेकिन कौन सी है बेटा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है। जब कभी भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो कौन सी डिसकंटिन्यूटी कहलाएगी, वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। और ये कंटिन्यूअस नहीं है फंक्शन, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है अपने डोमेन में, क्योंकि टू पे क्या है आपके पास, ये डोमेन में था लेकिन डिसकंटिन्यूटी आ रही है। ठीक है, तो नॉट कंटिन्यूअस इन इस डोमेन। और यहाँ पे आपके पास डिसकंटिन्यूअस इन डोमेन, क्योंकि डोमेन में जो पॉइंट्स है उस पर डिसकंटिन्यूटी आ रही है। ठीक है, और ये डिसकंटिन्यूटी कौन सी कहलाती है बेटा, जंप डिसकंटिन्यूटी कहलाती है, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में अनइक्वल आ रही हो, जब भी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप अनइक्वल हो, तो उस सूरत में हम कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। तो चले बेटा, ये तो हो गया, हम कंटिन्यूटी हमने पढ़ ली। अब आते हैं, एक और अहम चीज़ है कि भाई आप कंटिन्यूस कंटिन्यूस अगर बात करें तो ये ग्राफ जो है रूट एक्स का ग्राफ को पता है ना, कि रूट एक्स का ग्राफ किस तरह का होता है, ये रूट एक्स का ग्राफ है। ठीक है, कपराइट पैराबोला, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अब मैं हर चीज़ तो यहाँ रिवाइज नहीं कर सकता, हमारा लेक्चर हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी 45 मिनट हो चुके हैं इस लेक्चर को। तो ये कपराइट पैराबोला का अपर जो विंग है ये बनता है रूट एक्स का ग्राफ। तो अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी की बात करता हूँ, तो ये जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है, आपको पता है ना, जीरो पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकलेगी नहीं, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो ये डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। लेकिन क्या ये डिसकंटिन्यूअस लग रहा है ग्राफ आपको, लॉजिक के तहत तो बज़ाहिर जो आपकी नॉन मैथमेटिकल कॉमन सेंस है उसके तहत तो यहाँ पे आपके पास डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि कंटिन्यूअस ग्राफ है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये होता है ग्राफ बीच में से ब्रेक होके दो हिस्से में आ गया, दो सेगमेंट्स के अंदर, सेगमेंट तो दो नहीं बने। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम कंटिन्यूटी को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी लीनियंसी दिखाएंगे उसके अंदर, और हम बोलेंगे कि भाई कि क्लोज इंटरवल के अंदर अगर आपके पास क्लोज इंटरवल दिया हुआ है तो उसके एंड पॉइंट्स पर हम डबल साइड लिमिट चेक नहीं क्या करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या दिया इसके अंदर कि अगर एंड पॉइंट्स, अगर कोई क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमसे कहा जाए, तो क्लोज इंटरवल के अंदर एंड पॉइंट्स पे हम डबल साइड कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे, सिर्फ सिंगल साइड कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सिंगल साइड कंटिन्यूटी क्या होती है बेटा, सिंगल साइड कंटिन्यूटी दो होती हैं, कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट, अगर आपके पास राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल आ जाए तो ये कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट कहलाएगा। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल आ गए तो कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट कहलाएगा। तो इसके अंदर आपके पास जब किसी क्लोज इंटरवल में चेक करना होता है तो उसके एंड पॉइंट पर हम सिंगल साइडेड लिमिट चेक करते हैं, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट या कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट। चलिए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कंटिन्यूटी इन ए क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी करने चेक करने का तरीका क्या है, फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन एन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी इफ इट इज कंटिन्यूअस इन द ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल जो है बीच का, इसका ओपन इंटरवल इनसाइड जो है उसमें तो कंटिन्यूअस हो पूरा कंप्लीट, एंड कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट एट बी, एंड कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट एट ए पे हम राइट साइड से कंटिन्यूटी चेक करेंगे और बी पे चेक करेंगे लेफ्ट साइड से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये फंक्शन दे दिया मैंने रूट एक्स का, और बोल रहा हूँ जीरो से लेकर वन तक कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो जीरो से लेकर वन तक कंटिन्यूटी चेक करने में हम जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए डबल साइड लिमिट चेक नहीं करेंगे बल्कि सिंगल साइड लिमिट चेक करेंगे। तो राइट साइड से लिमिट निकालेंगे तो राइट साइड से लिमिट कितनी आ गई, जीरो, फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, जीरो। तो ये कंटिन्यूअस कंसीडर किया जाएगा इस एंड पॉइंट में भी, और वन पे भी कंटिन्यूअस है क्योंकि लेफ्ट साइड से ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो जीरो से लेकर वन पे पूरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। इनफैक्ट अगर जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक भी चेक करने के लिए कहेंगे तो ये कंटिन्यूअस ही होगा। तो क्योंकि जीरो पे क्लोज इंटरवल बन रहा है इसलिए हम उधर सिंगल साइड कंटिन्यूटी चेक करेंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे दूं, बोलूँ जीरो पे एक फंक्शन दे दिया और मैंने बोला जीरो पे एग्जैक्टली चेक करना है, तो जीरो पे चेक करने के लिए एक पॉइंट की कंटिन्यूटी के लिहाज से इंटरवल नहीं मेंशन किया जाए, सिर्फ एक पॉइंट दे दिया जाए, तो फिर आपको डबल साइड चेक करनी पड़ेगी और उस सूरत में डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। राइट, तो सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका अलग है, क्लोज इंटरवल की कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका अलग है। क्लोज इंटरवल के अंदर हम एंड पॉइंट्स पर
थोड़ी रियायत करते हैं और सिंगल साइड कंटिन्यूटी चेक करते हैं। जैसे ये फंक्शन है, अब अगर मैं ये फंक्शन दे दूं और बोलूं 1 से लेकर -1 तक इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, 1 से -1 तक, तो क्योंकि एक क्लोज इंटरवल दे दिया है -1 से लेकर 1 तक का, तो हम -1 पे कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट चेक करेंगे, तो ये कंटिन्यूअस है। और 1 पे कंटिन्यूटी फ्रॉम, सॉरी, -1 पे कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट चेक करेंगे, और 1 पे कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट चेक करेंगे, तो ये कंटिन्यूअस है। तो ये आपके पास ग्राफ -1 से 1 तक पूरा का पूरा कंटिन्यूअस कंसिडर होगा। ठीक है बेटा। तो ये क्लोज इंटरवल दिया था ना, मेंशन कर दिया मैंने। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास कुछ थ्योरम्स आ गए हैं जो बेसिक थ्योरम्स हैं, बिल्कुल लिमिट के थ्योरम्स की तरह, कि अगर एफ एफ एक फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, और जी भी दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, एफ और जी, एक पॉइंट पर ए पर, तो इनको अगर ऐड करने के बाद नया फंक्शन जो बनेगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी नया फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। किसी एफ को किसी नंबर सी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी कंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा। एफ इंटू जी भी कंटिन्यूअस होता है, एफ ओवर जी भी कंटिन्यूअस है, एक्सेप्ट द पॉइंट वेयर डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू जीरो। जहाँ डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, जाहिर सी बात है, अनडिफाइन हो गया, तो कंटिन्यूटी भी होल्ड नहीं करेगी। तो ये बेसिक थ्योरम्स है। इनके थ्योरम के प्रूफ मैं फिलहाल अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को जस्ट इसका चैप्टर का ओवरव्यू दिया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद ये मैं पॉलिनोमियल का और रैशनल फंक्शन की कंटिन्यूटी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये वही ऊपर डिस्कस कर लिया था हमने। पॉलिनोमियल की कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है, रैशनल फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है। अब यहाँ पे आपको रैशनल फंक्शन दिया हुआ है, तो ये कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, जब डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल टू जीरो हो। तो हमें यहाँ से इसके अंदर लिमिट चेक करनी थी। तो चलें, एक ही बात है, कंटिन्यूटी चेक करें, लिमिट चेक करें, लिमिट निकालने का तरीका तो आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी, राइट। तो डिनोमिनेटर का इक्वल टू जीरो करके आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं फंक्शंस पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं आपका साइन एक्स और कॉस एक्स, या साइन थीटा या कॉस थीटा, ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। आप साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ तो पता है ना, ये इस तरह का वेव फंक्शंस होते हैं। और वेव फंक्शन जो आपके कहीं डिस्कन्टिन्यूटी मौजूद है इसके अंदर, कहीं भी डिस्कन्टिन्यूटी मौजूद नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। ये अपने डोमेन में क्या होते हैं, कंटिन्यूअस हर पॉइंट पर। लेकिन टेन एक्स पे फंक्शन पे आए, टेन एक्स का फंक्शन क्या होता है बेटा, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। तो इसमें डिस्कन्टिन्यूटी कहाँ पे होगी, जहाँ डिनोमिनेटर इसका जीरो हो रहा हो। जहाँ डिनोमिनेटर कहाँ जीरो हो रहा है बेटा, कॉस एक्स पर जीरो हो रहा है। कॉस एक्स कहाँ जीरो होगा बेटा, जब इसकी पाई/2 वैल्यू हो, क्योंकि cos π/2 कितना हो जाता है, जीरो। और -π/2 मतलब जो इसके ऑड मल्टीपल्स हैं सारे के सारे, प्लस माइनस नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑड मल्टीपल, इन सब पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। तो 10x की डिस्कन्टिन्यूटी कहाँ कहाँ होगी, इन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा। चलो एक ग्राफ देखते हैं इसका। इसका ग्राफ ये है, तो बेटा देखो, -π/2 पे डिस्कन्टिन्यूटी आ रही है, π/2 पे डिस्कन्टिन्यूटी आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तो ये सारी डिसकंटिन्यूटीज है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 10x अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है या नहीं, तो अब बताओ ये डोमेन में कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो बेटा जहाँ डिस्कन्टिन्यूटी आई है, देखो डोमेन में ही पॉइंट नहीं है, ये फंक्शन ही यहाँ पे अनडिफाइन हुआ हुआ है। तो इसका मतलब है कि 10x अपने डोमेन में तो कंटिन्यूअस है, क्योंकि डिस्कन्टिन्यूटी इसकी डोमेन से बाहर आ रही है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन, कॉस, टेन और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो सेक है, कोसेक है, कॉट है, सारे के सारे अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। ऑल आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, क्योंकि इनकी डिस्कन्टिन्यूटी कहाँ, डोमेन से बाहर आती है। जहाँ पे अनडिफाइन होते हैं वहाँ पर डिस्कन्टिन्यूटी आ रही होती है, इसलिए इनको कंटिन्यूअस ही माना जाएगा। तो देखो ये फंक्शंस के एक जनरल फार्मूला लिखा है, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट एवरी नंबर इन देयर डोमेन। ये तमाम फंक्शन अपने 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 डोमेन में कंटिन्यूअस हैं। रूट फंक्शन, रैशनल फंक्शन, पोलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सारे के सारे फंक्शंस हैं वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। हाँ बेटा, वेयर द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस। अब ये आपको पता करना है कि फंक्शन कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस है, तो कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस है निकालने के लिए बेहतर ये है कि पहले कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है वो निकाल लो। तो बेटा कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, ये x = 1 पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है इसका, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी एट x = 1।
और -1। अच्छा, डिस्कन्टिन्यूटी के तमाम पॉइंट निकालने के बता देगा, डायरेक्ट मत निकाला करो इसको, जो है ना, x² -1 को इक्वल टू 0 कर दें। तो इसको सॉल्व करोगे तो x² इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर आ गया +-1, दो वैल्यूज आ गई। ठीक। और इसके अलावा न्यूमरेटर कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है? न्यूमरेटर पॉलिनॉमियल तो है नहीं है ना। न्यूमरेटर में तो आपके पास रैशनल फंक्शन नहीं है, रैशनल नहीं है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर के अंदर पॉलिनॉमियल फंक्शन नहीं आया है, बल्कि लॉगरिथमिक और इनवर्स फंक्शन आ गए हैं। अच्छा, एल फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है बेटा? एल जो है अनडिफाइंड कहाँ पे होता है? x इज अनडिफाइंड एट x = 0। ठीक है, और तमाम नेगेटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव x, तमाम नेगेटिव वैल्यूज पे होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव वैल्यूज पे तो यहाँ पे आपके पास लॉग निकलेगा ही नहीं ऊपर का। ठीक है, जीरो पे भी। तो इसका डोमेन जो बताए लग रहा है कि ये जीरो से बड़े नंबर हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, टेन इनवर्स एक्स पे आते हैं। टेन इनवर्स एक्स कहाँ कहाँ डिफाइन होता है बेटा? टेन इनवर्स एक्स जो होता है, इनवर्स नंबर का मतलब ये हुआ कि आपके पास इनवर्स एक्स जो है आपको निकालना है। इनवर्स फंक्शन तो हर जगह डिफाइन है, टेन का किसी भी नंबर का इनवर्स निकाल सकते हैं। क्योंकि इनवर्स फंक्शन का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे वाई एक्सिस पे पॉइंट दिया हुआ है, तो किसी एक पॉइंट पे एक्स की वैल्यू ऐसा तो नहीं निकल पाएगी, ऐसा नहीं है पॉसिबल। हर जगह पे वाई की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो इनवर्स फंक्शन तो हर जगह डिफाइन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो आपके पास इसका डोमेन है, कंटिन्यूटी का डोमेन क्या है आपके पास? एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। 0 के बराबर होगा तब भी अनडिफाइन हो जाएगा ऊपर का फंक्शन, और नीचे का, अच्छा सॉरी, इसके बाद ग्रेटर देन 0 भी है, बट एक्स इज नॉट इक्वल्स टू +1 और -1। तो साथ में ये लिख देंगे, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू +-1। लेकिन +-1 दोनों चीज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि -1 तो ये ग्रेटर देन 0 के ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। तो खाली +1 लिख दें काफी है, -1 लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि -1 तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 के से कैंसिल आउट हो चुका है। तो ये आपका डोमेन बन गया। इसको इंटरवल नोटेशन में लिखना है। इंटरवल नोटेशन में कैसे लिखोगे बेटा? एक्स जो है आपके पास 0 से बड़ा है, पहले रियल लाइन प्लॉट कर लो इसे। ये जीरो जीरो से बड़े नंबर्स हैं, लेकिन जो है ना, 1 शामिल नहीं है, 1 को छोड़कर। तो ये क्या इंटर बनेगा, और 0 खुद भी शामिल नहीं है। तो ये बन जाएगा 0 से लेकर 1 तक यूनियन 1 से लेकर +∞। ये इसका कंटिन्यूटी का डोमेन आ गया कि इसमें ही कंटिन्यूअस होगा इस इंटरवल के अंदर। ठीक है बेटा। और ये फंक्शन देख लीजिएगा आप लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। अच्छा, ये आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन आप यूज़ कर लेंगे इसके अंदर। तो हमें सिर्फ इसके जो कंटिन्यूटी डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि मेजर कंटिन्यूटी क्या होती है, बाकी चीज़ें जो है ना वो इतनी खास मतलब मुश्किल नहीं है, आसानी से आप पढ़ के समझ सकते हो। अच्छा, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, दो फंक्शन की कंपोजिशन अगर हो रही है, तो आपके पास अगर एक फंक्शन जी कंटिन्यूअस है और एफ भी आपके पास कंटिन्यूअस है, तो इनकी कंपोजिशन से जो फंक्शन बनेगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा हर पॉइंट पर। ठीक है। तो ये कंपोजिशन का हमारे पास फार्मूला बन गया, थ्योरम आ गया। अब बताओ, यहाँ पे आपका साइन फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे x² फंक्शन दिया हुआ है। ये दोनों की कंपोजिशन से हासिल हुआ है ना। ये आपके पास f(x) और कितना है इसके अंदर, साइन एक्स, और g(x) जो है वो कितना है, x²। और ये फंक्शन कौन सा है बेटा, f और g। अब इसकी कंपोजिशन आपको पढ़नी पड़ेगी। कंपोजिशन के लेक्चर में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। तो इन दोनों की कंपोजिशन हुई है। तो इसके अंदर ये फंक्शन जो है अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपको ये पता है, ये भी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, ये भी अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। ये कंपोजिशन बनी है। तो ये कंपोजिशन को देखना पड़ेगा कि कंपोजिशन कहीं अनडिफाइन तो नहीं हो रही। जहाँ ये अनडिफाइन हो रही है वहीं डिसकंटिन्यूटी होगी, उसके अलावा हर जगह पे क्या होगा, ये कंटिन्यूअस है। तो बेटा कहीं अनडिफाइन हो सकता है ये? साइन ऑफ सम नंबर मे बी अनडिफाइंड पॉसिबल है? ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो ये h(x) जो है वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस इन इस डोमेन, अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, या कंटिन्यूअस एवरीवेयर भी हो सकते हैं सर।
अच्छा, क्योंकि इसका डोमेन ही एवरीवेयर है। दूसरा फंक्शन दिया हुआ है बेटा एल एन वन प्लस कॉस एक्स। अब ये वन प्लस कॉस एक्स जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, आपको पता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने की वजह से ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, इनसाइड वाला फंक्शन। और यहाँ पे एक्सटर्नल फंक्शन जो है आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एल एन एक्स। जी ऑफ एक्स बराबर है वन प्लस कॉस एक्स। अब ये तो कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में, और ये भी कंटिन्यूअस होता है, एल एन एक्स अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। हालांकि जीरो पे डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन जीरो इसके डोमेन में ही नहीं है ना। एल एन एक्स का ग्राफ क्या होता है बेटा, ऐसा होता है। ये एल एन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, सबको पता होना चाहिए कि ग्राफ इस तरह का होता है एल एन एक्स का। यहाँ पे ये जीरो पे अनडिफाइन होता है, क्योंकि जीरो पे ये, लेकिन लिमिट होती है इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होती है बेटा, माइनस इन्फिनिटी। तो जीरो नेगेटिव पे आपके पास, जीरो पॉजिटिव पे लिमिट निकालोगे बेटा, राइट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट है माइनस इन्फिनिटी। जीरो पॉजिटिव पे इसकी लिमिट होती है माइनस इन्फिनिटी। और जीरो नेगेटिव पे जो है ये आपके पास डज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जीरो नेगेटिव फंक्शन ही नहीं है ना। अच्छा, डज नॉट एग्जिस्ट तो ये भी है, लेकिन उसको माइनस इन्फिनिटी हम चाहें तो बोल सकते हैं, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट लिखने काफ़ी है, लेकिन डज नॉट एग्जिस्ट में क्लियर नहीं हो रहा कि लिमिट इन्फिनिटी आ रही है या खाली डज नॉट एग्जिस्ट ही है। तो डज नॉट एग्जिस्ट आपको पता है कि दो तरीके से होती है ना, लिमिट में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। बेटा अगर जिन लोगों का ये मसला आ रहा है लिमिट का, तो पहले लिमिट के चैप्टर पढ़ देख के आए। तो ये ग्राफ होता है बेटा इसका। तो अब यहाँ पे देखो ये जीरो पे डिस्कन्टिन्यूटी होल्ड कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही कंपोजिशन जो है वो डिस्कन्टिन्यूअस कहाँ पे होगा, जहाँ पे ये फंक्शन क्या हो जाए, अनडिफाइन हो जाए, एल एन। तो ये किस वैल्यू पर अनडिफाइन हो सकता है, जब कॉस की वैल्यू जो क्या हो जाए, पाई हो जाए। अगर कॉस की वैल्यू पाई रखेंगे यहाँ पर, तो ये माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन जीरो, और फिर एल एन जीरो अनडिफाइंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई और थ्री पाई, जहाँ जहाँ माइनस वन बन रहा है वो कहाँ कहाँ बन रहा है बेटा, थ्री पाई पे बन रहा है, पाई पे बन रहा है, माइनस पाई पे बन रहा है। तो ये आप सारे ऑड मल्टीपल जो है कॉस के, एक्स मतलब पाई के जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं उन सब पे क्या ही अनडिफाइन हो रहा है। तो इसके डिस्कन्टिन्यूअस पॉइंट कौन से होंगे, सारे ऑड मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, यहाँ लिखा भी होगा ये आपके पास, ये है। इन पे क्या है, आपके डिस्कन्टिन्यूअस है। उसके बाद बेटा आपके पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है। अच्छा, अब लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को हम फिर अगले लेक्चर में डिफाइन कर देंगे। ठीक है, ये इसको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को फिलहाल मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ, इसको मैं एक दूसरी वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर डिफाइन कर दूंगा। और अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट सी द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये फंक्शन जो है सी की कौन सी वैल्यू पे कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, यहाँ पे एक वेरिएबल सी दिया हुआ है इसके अंदर, अननोन, वो मैं फाइंड करना है, ये कंटिन्यूटी होल्ड कर जाए। तो पहले देखो कि ये आपके पास जो ऊपर वाला सेगमेंट है ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूअस होगा अपने डोमेन में। फिर नीचे वाला सेगमेंट अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है या नहीं, हाँ ये भी अपने इंडिविजुअल डोमेन में कंटिन्यूअस होगा। अब एक पॉइंट आ गया टू, टू पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो टू पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या रखेंगे, करेंगे हम कि एफ ऑफ टू निकालो। एफ ऑफ टू निकालेंगे, कितना बनेगा बेटा आपके पास, यहाँ से टू निकलेगा ना, टू का क्यूब माइनस सी इंटू टू। कितना आ गया बेटा एफ ऑफ टू, एट माइनस टू सी, ये एफ ऑफ टू आ गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करें, लिमिट निकाल लें बेटा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू टू। और यहाँ पे आपके पास सी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, एक्स इज लेस देन टू। और यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस सी एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू। हाँ बेटा, अब यहाँ पे इसके अंदर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट, क्योंकि देखो लेफ्ट, टू का लेफ्ट नेबरहुड के लिए फार्मूला अलग है, टू के लेफ्ट नेबरहुड के लिए फार्मूला अलग लग रहा है, टू के राइट नेबरहुड के लिए फार्मूला अलग लग रहा है। तो मुझे इसके अंदर एक साथ लिमिट नहीं निकाल सकता, मुझे अलग अलग लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो बेटा यहाँ पे लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, एक्स अप्रोचिंग टू टू माइनस, और ये मैं लिख देता हूँ। वैसे इतने स्टेप करने की ज़रूरत नहीं होती, आप कुछ स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ समझाने के लिए तमाम स्टेप परफॉर्म कर रहा हूँ। एक्स क्यूब माइनस सी एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू। हाँ बेटा, अब इसके अंदर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू टू माइनस, अब टू माइनस पे कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे बेटा, टू माइनस कौन से डोमेन में आ रहा है, ऊपर के डोमेन में आ रहा है, तो हम फार्मूला ये यूज़ करेंगे, सी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। और फिर लिमिट, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल में लिमिट लगाने का तरीका आपको पता है कि सी इंटू टू का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू सी, जस्ट वैल्यू प्लग इन कर दी, 2 इंटू 2 सॉरी। और ये क्या बन जाएगा, 4c+4। अच्छा, अब इसके बाद इस पे राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। और नीचे क्या है आपके पास, x³ - cx। अच्छा, x < <2 और x < <2। हाँ बेटा, आप इसके अंदर 2 प्लस पे लिमिट निकालोगे तो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, 2 प्लस में नीचे वाला फार्मूला यूज़ होगा। और 2 प्लस पे लिमिट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, 8 - 2c। अब आपके पास ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये क्या है, राइट हैंड लिमिट। अब इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है कंटिन्यूटी के लिए, तो इनको इक्वेट कर देते हैं। 4c+4 इज इक्वल, अभी इक्वल हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है कि अभी दोनों आपस में इक्वल हो जाए। 8 - 2c। और यहाँ पे जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा 6c = 8 - 4 यानी 4। और c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4/6 यानी 2/3। तो c की वैल्यू 2/3 अगर हो तो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 पे। अच्छा, एक लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है, c की वैल्यू 2/3 पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, तो एक कंडीशन निकली कि द लिमिट एग्जिस्ट एट 2 इफ c = 2/3। अच्छा, अब ये तो आ गया आपके पास, फंक्शन डिफाइन था, लेकिन फंक्शन की वैल्यू जो है सी पे डिपेंड कर रही थी, फंक्शन की वैल्यू भी। तो ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन आ गई। अब तीसरी कंडीशन में क्या करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। अच्छा, लिमिट कितनी आई है, सी की वैल्यू 2/3 पे लिमिट कितनी बनेगी, अगर 2/3 रखें इसके अंदर, तो ये कितना आ रहा है, 8 - 2 × 2/3। कितना आएगा, 8 - 4/3। अच्छा, और ये कितना बन जाएगा आपके पास, इन दोनों के इक्वेट में सही फंक्शन निकाल लेते हैं, 4c+4 और 8c। तो इसका मतलब ये हुआ कि c की वैल्यू 2/3 पे आपके पास जो लिमिट बनेगी, वो कितनी आएगी आपके पास, 2/3। अब मैं यहाँ पुट कर दूँ और यहाँ पुट कर दूँ, इन दोनों का आंसर जो होगा वो लिमिट के बराबर होगा। वो दोनों के आंसर क्या आपके सारे 20/3। 2/3 प्लेस किया मैंने, 8 - 2 × c, की वैल्यू 2/3 रखा और सिंप्लीफाई किया 20/3, और यहाँ भी रखेंगे तो ये 20/3 आएगा। ये लिमिट की वैल्यू आ गई है। ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए ना, तो इसके अंदर अगर सी रखें, 2/3 कितना बन रहा है, 8 - 2 × 2/3। कितना बनेगा बेटा ये, 8 - 4/3। और ये कितना आ रहा है, 24 - 4 20, 20/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की वैल्यू और आपके पास लिमिट की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल भी आ रही हैं। ठीक, लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू जो आपके पास 2 निकले, लिमिट एट x = 2। दोनों चीज़ आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें c की वैल्यू पता करनी है, c की वैल्यू किस वैल्यू पे बराबर है आपस में, c की वैल्यू 2/3 पे। तो यहाँ हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली। तो यही काम करना है बेटा 46 में भी। ओके बेटा, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अभी सिर्फ एक टॉपिक एक था इसका जो मिसिंग है, वो मैं बाद में आपको एक इसके लेक्चर बना के अपलोड कर दूंगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।